जैसे अभी हम कन्वेंशन 155 के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्योरली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ओरिएंटेड है वर्किंग एनवायरनमेंट में, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वो वर्किंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट अगर छोटा है तो वही आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हुआ। अगर आपका डिपार्टमेंट बड़ा है और आपका एक स्पेसिफिक सेक्शन या कैबिन है तो वो आपके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए कन्वेंशन 155 आया है 1981 में। तो ये इसमें पॉलिसी क्या थी मेन, कि जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन अच्छी होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको वेंटिलेशन अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए, आपको इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट अच्छी तरह से प्रोवाइड होना चाहिए, आपका फ्रेश एयर की मूवमेंट के लिए वहां पे कुछ प्रोविजन होनी चाहिए, या फिर जो भी आपका पोर्टेबल वाटर है या फिर आपके जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज है, ये सभी बातें वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेटेड आ जाएंगी। और उसमें मेनली फोकस जो होता है वो एयर ओरिएंटेड होता है। तो ये एयर में अगर आपके इम्प्योरिटीज है, फॉरेन मटेरियल से या फिर ऐसे कुछ केमिकल्स है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने कुछ अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड की, जैसे यहाँ पे आपको डिजाइन, टेस्टिंग, चॉइस, सब्स्टिट्यूशन, इंस्टॉलेशन, अरेंजमेंट, यूज एंड मेंटेनेंस, मटेरियल एलिमेंट्स या फिर वर्क प्लेस जो है आपका, और फिर वर्किंग एनवायरनमेंट, टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, एजेंट, वर्क प्रोसेस पे आपको फोकस करना है। यानी कि अगर आपके यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोसीजर है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होता है, तो उसको कोई दूसरी प्रोसीजर है या नहीं, उसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। या फिर जो आप केमिकल यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, तो वो केमिकल की वजह से दूसरा केमिकल आपको चलेगा क्या, अगर वो कम टॉक्सिक है तो उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई दूसरा ही ऐसा कुछ इक्विपमेंट या टूल है जिसकी वजह से ही आपका जो हेल्थ इशू है वो कम हो सकता है, जिसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपके लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, तो आप लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्यूम्स या गैसेस या वर्किंग एनवायरनमेंट में जो इम्प्योरिटीज या टॉक्सिक गैसेस जो आते हैं वो एक्चुअली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और एक जगह उसका ट्रीटमेंट होकर ही बाद में वो एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में अलग अलग केमिकल्स कौन से प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और उसके बेसिस पे आपको अलग अलग स्टेप्स क्या लेना चाहिए, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रहो या चॉइस ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रहो या फिर कोई टेस्टिंग प्रोसीजर्स रहो या फिर कोई अलग अलग एलिमेंट्स। तो उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ जो सब्सटेंस है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू भी एग्जामिनेशन होता है जो आपके बॉडी में फाइंड आउट हो सकती है, चाहे वो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट या अलग अलग टेस्टिंग थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट में ये जो केमिकल्स है ये आपके लंग्स में डिपॉजिट हो चुका है या फिर ब्लड में मिक्स हो चुका है या फिर आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये प्रेजेंट है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आपको ये कंटिन्यूअस टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो पर्सन है और जो उनका वर्किंग एलिमेंट से अलग अलग मटेरियल जो हैंडल करता है उस पर भी आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप मटेरियल यूज करते हैं तो उसका अप्रोप्रिएट टेक्निक क्या है, उसकी एसओपी क्या है, ये आपको कंपलसरी डेली बेसिस पे देखना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे सुपरविजन भी कंपलसरी है। तो सुपरवाइजर उसका काम करेगा और उसका रिपोर्टिंग करेगा। जो भी आप मशीनरीज यूज करते हैं या फिर इक्विपमेंट यूज करते हैं और कितने टाइम तक यूज करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्क है उसकी प्रोसेसेस क्या है, तो जो प्रोसेसेस की वजह से फिजिकल स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस है या फिर मेंटल स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस है या कॉम्बिनेशन होने के चांसेस है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिजिकली फिट पर्सन है तो उसको फिजिकल स्ट्रेसेस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उस हिसाब से उसको काम देना चाहिए। अगर कोई मेंटली फिट है और वो जल्दी से शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है आदमी, तो उसको मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से उसको वर्कआउट करना चाहिए। तो ये आपको
बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट पर्सन को ही अप्रोप्रिएट आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे अलग अलग वर्किंग एनवायरनमेंट में स्ट्रेसेस है, कॉन्सेंट्रेशन है या फिर कुछ प्रेशर है, तो वो हैंडल करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स आपको दी जाना चाहिए। या फिर अगर आपका कोई इक्विपमेंट ही नया है, मशीनरी नहीं है या फिर प्रोसेस नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। या फिर आप वहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक हजार्ड्स ओरिएंटेड कुछ बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, एलपीजी है, सीएनजी है, H2S है, क्लोरीन है, ऐसे कुछ अगर केमिकल्स आप हैंडल करते होंगे तो उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी और वो कंपनी ने प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, कुछ जगह आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी लगेगा। जैसे हमने बात की कि अगर आप केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो आपको केमिकल का बैकग्राउंड लगेगा। अगर ये आपके पास है, उसके बाद में जो भी पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं तो उसको मोटिवेशन की भी जरूरत रहेगी। तो मोटिवेशन अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। जैसे अगर आप वहां पे केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे आपको वेंटिलेशन, लाइट अरेंजमेंट, इवैक्यूएशन या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ये सभी फैसिलिटीज अगर आपने दे दी तो उसको मोटिवेट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे अलग अलग जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है तो ये भी आपको यहाँ पे जरूरी हो सकता है। तो ये डिपेंड है आपका वर्किंग कल्चर क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है इंडस्ट्रीज में, और उस हिसाब से आपको कौन से मोटिवेशन की जरूरत रहती है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। क्योंकि कुछ लोगों का अभी अगर सभी ये फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या फिर जो वेंटिलेशन है, लाइट रिक्वायरमेंट, ये सभी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो पर्सन के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और जो हम फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात करते हैं उसको ऑलरेडी पेमेंट भी अच्छा है, तो उन लोगों को फिर आपको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग मोटिवेशन देना पड़ेगी। फिर इसके अलावा है कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन। तो ये अलग अलग वर्किंग ग्रुप के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन या बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन या सेम लेवल कम्युनिकेशन, ये अलग अलग कम्युनिकेशन आपको यूज करना है। उसके अलावा जो कोऑपरेशन लेवल है वो एक्सपेक्टेड है, बोथ वे कम्युनिकेशन और बोथ वे कोऑपरेशन। यानी कि अगर आपके जीएम ने या एमडी ने कुछ बात कही है तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको लगता है कि ये जो हमको बताई ये बात, इसमें कुछ करेक्शंस होना चाहिए या फिर जो मेथड है वो मेथड में कुछ सीक्वेंस चेंज करना चाहिए या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो ये बात आप कर सकते हैं। इसलिए ये कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप हो जाएगा। या फिर आपके सेम लेवल पे जो कलीग्स अवेलेबल हैं वो कलीग से भी बात कर सकते हैं आप कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये करेक्ट है या नहीं, ये पहले कंफर्म करते हैं और उसके बाद में हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये डिपेंड है, ये सब अलग अलग लेवल्स पे, ये मैनेजमेंट लेवल के हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और फिर ये जो भी आउटपुट आएंगे ये आप अलग अलग कंपनीज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट करके आपको वर्कर को प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है और वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आपके प्रॉब्लम है, चाहे वो केमिकल की वजह से हो, चाहे वो इनसफिशिएंट वेंटिलेशन की वजह से हो, या फिर लाइट प्रोविजन नहीं है वहां पे उसकी वजह से हो, या फिर यहाँ पे अगर कोई फिजिकल स्ट्रेसेस के कुछ वर्किंग ऑपरेशन से, या फिर जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रेशर है, तो जो भी है ये आपको सब सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए। तो इसके लिए ये कन्वेंशन 155 में अलग अलग गाइडलाइंस दी है। अभी इसमें है सेकंड कन्वेंशन 161। तो ये है प्योरली रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज के लिए। तो पहले जो हमने बात की थी वो स्पेसिफिक वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए थी, और ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज है ये वर्क प्लेसेस पे भी लागू हो जाएगी और सभी जगह यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपको सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है आपके वर्क प्लेसेस में, आपको हेल्थ हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके हिसाब से आपको जो करेक्टिव एक्शन है या फिर जो टेस्टिंग प्रोविजन से, मॉनिटरिंग प्रोविजन से वो एडॉप्ट करनी है।
उसके अलावा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या वर्किंग प्रैक्टिसेस है, उसमें हेल्थ कंसर्न्स क्या है या डिसीजेस होने के चांसेस क्या है, या फिर कुछ अगर उसमें सैनिटरी इंस्टॉलेशंस है, कैंटीन्स है या हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं, ये अलग अलग अगर फैसिलिटीज के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये आपको एम्प्लॉयर को बताना चाहिए, और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब बातें आपको प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे वर्क प्लेस को ही डिजाइन करना, यानी कि जैसे हम अर्गोनॉमिकल डिजाइन जिसको बोलते हैं हम, या फिर वर्क स्टेशंस कहते हैं, तो ये वर्क स्टेशंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 8-8 घंटे एक ही काम, एक ही स्टाइल में, एक ही गेस्चर या पोस्चर में काम करना पड़ता है। तो वो अगर केस है तो उस हिसाब से उनका वर्क प्लेस भी डिजाइन होना जरूरी है। तो ये अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स आप डेवलप कर सकते हैं तो वो प्रोग्राम डेवलप कीजिए, जहाँ पे अच्छी वर्किंग प्रैक्टिसेस अगर होती है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ जगह आपको हेल्थ ओरिएंटेड, गेस्चर पोस्चर ओरिएंटेड या फिर हाइजीन ओरिएंटेड कुछ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी लोग रखते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं अगर कोई न्यू इक्विपमेंट आता है, तो न्यू इक्विपमेंट अगर यहाँ पे 10 न्यू इक्विपमेंट आ गए आपकी इंडस्ट्री में, तो जो न्यू इक्विपमेंट अच्छी तरह से हैंडल करता है, जिसको अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो वो पर्सन का जो एसओपी है, वो जो प्रैक्टिसेस है, वो बाकी लोगों को शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से ये न्यू इक्विपमेंट अच्छी तरह से हैंडल कर सके। अगर ये केस नहीं है तो आपको मैन्युफैक्चर के जो एसओपीज है वो फॉलो करना पड़ेगी, और फिर एक्सपीरियंस के बाद आपको खुद को उसमें मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो हेल्थ सेफ्टी हाइजीन या एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड हमने जो बात कही थी, उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स, जो प्रोटोटाइप इक्विपमेंट्स है, उसके लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा या फिर परचेस करना पड़ेगा। उसके अलावा है सर्वाइलेंस ऑफ वर्कर्स हेल्थ इन रिलेशन टू द वर्क, तो ये हेल्थ ओरिएंटेड आपको मेन फोकस करना है। उसके बाद में जो वर्क टू द वर्कर एडप्टेशन है, तो ये प्रमोटिंग पॉलिसीज जो है उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। उसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर आप जाएंगे तो ये टेम्पररी या वैकेशनल रिहेबिलिटेशन अगर ऐसे होते हैं, जैसे स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये नॉर्मली होता है, या फिर कहीं पे एरिया ऑफ एक्सपांशन जहाँ पे होता है, या फिर कोई एक्सपर्ट पर्सन ऐसे रहता है कि जो हर टाइम नए इंस्टॉलेशन या इरेक्शन कमीशनिंग प्लांट के लिए ही वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट रहता है, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है अलग अलग तरीके से, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स आपको प्लान करना है, फिर अलग अलग एजुकेशन भी उसमें देना है। जैसे अभी आज के डेट में कुछ ऑनलाइन एजुकेशन भी आप दे सकते हैं, ऑफलाइन एजुकेशन भी दे सकते हैं, मॉक ड्रिल थ्रू एजुकेशन दे सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग थ्रू एजुकेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ मटेरियल प्रोवाइड करके सेल्फ स्टडी थ्रू भी एजुकेशन दे सकते हैं। अगर जो इक्विपमेंट्स है या मशीनरीज है या प्रोसेस है उसके बारे में अगर आपको ठीक तरह से मालूम नहीं होगा तो ये अलग अलग एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट एड और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स है, ये हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज है, तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्सेस, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनर और उसके जो मटेरियल कंटेंट्स है ये अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए, अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक हजार्ड है तो इलेक्ट्रिक हजार्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, या फिर आपका अगर कोई फॉरेस्ट एरिया में या फॉरेस्ट साइड में अगर आपका कोई कंपनी है या फिर आइसोलेटेड प्लेसेस में है जहाँ पे स्नेक्स वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोविजन है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए प्रोविजन आपको रखना चाहिए, ये भी गाइडलाइन उन्होंने 161 में दिया था। उसके बाद में जो एक्सीडेंट्स थे उसका एनालिसिस करना, और जो डिसीजेस है ऑक्यूपेशनल उसके लिए भी एनालिसिस करना और उसमें पार्टिसिपेशन करना, ये भी उन्होंने बताया था। तो ये बहुत सारे गाइडलाइंस उन्होंने 161 में प्रोवाइड की थी जो फोकस कर रही थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सर्विसेज के बारे में। उसके बाद में एक कन्वेंशन था 162, रिकमेंडेशन है 172,
और जो मेन फोकस कर रहा है एस्बेस्टॉस पे। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो पहले एस्बेस्टॉस मटेरियल अलग अलग जगह यूज होता था, जैसे एस्बेस्टॉस प्योर एलिमेंट या एस्बेस्टॉस डस्ट या एयरबॉर्न एस्बेस्टॉस डस्ट या फिर रेस्पिरेबली एस्बेस्टॉस फाइबर्स जो एक्सपोज होते थे। और अगर ऐसे एस्बेस्टॉस एलिमेंट्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं तो ये एस्बेस्टॉस कन्वेंशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लॉज, अलग अलग रूल्स यहाँ पे आने चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने ये कन्वेंशन यहाँ पे फाइनलाइज किया था। ये कन्वेंशन 86 में अडॉप्ट किया था, जिसमें मेन 6 पार्ट्स थे: स्कोप एंड डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, सर्वाइलेंस ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वर्कर्स हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड फाइनल प्रोविजन। तो ये सब एस्बेस्टॉस रिलेटेड प्रोविजन है। तो एस्बेस्टॉस की डेफिनेशन क्या है, ये अभी हमने जो बात की वही डेफिनेशन है। उसके बाद में ये नेशनल लॉज और एनफोर्समेंट जो है वहां पे उन्होंने आपको कुछ मॉडिफाई या अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने बताया था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर आपको एस्बेस्टॉस के बारे में ध्यान रखना चाहिए और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया था, जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल है, यानी कि जैसे हमने बात की थी कि आपको जहाँ पे एस्बेस्टॉस यूज होता है तो आइसोलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट को आइसोलेट किया तो बाकी के वर्कर्स को उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। तो ये भी अगर आप यूज करेंगे तो एस्बेस्टॉस को वैक्यूम से सक करना है एयर से, और फिर वो एस्बेस्टॉस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। या फिर आपको पीपीई यूज करना है। तो ऐसे अलग अलग इंजीनियरिंग कंट्रोल के मेथड्स है जिसमें आप एस्बेस्टॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में वर्क प्लेस हाइजीन अगर आप ठीक तरह से रखते हैं, या फिर जो इसका एस्बेस्टॉस का जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट मेथड है या सब्स्टिट्यूट प्रोसेस है, वो मेथड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारी जगह जहाँ पे एस्बेस्टॉस पहले यूज होता था, अभी एस्बेस्टॉस वेट प्रोसेस के अंडर यूज करते हैं, यानी कि वहां पे वाटर या स्प्रिंकलिंग मेथड यूज होते हैं और वो कंट्रोल और क्लोज्ड प्रोसेस रहती है, यानी कि क्लोज एनवायरनमेंट में वाटर स्प्रेइंग करके एस्बेस्टॉस को सेटल किया जाता है और उसके बाद में वो प्रोसेस में यूज किया जाता है। और उसके जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज है उसका भी लिमिटेशन दिया है। जो अभी हमने बात की तो यही अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पे उन्होंने बताया। फिर जो कंटेनर्स रहते हैं एस्बेस्टॉस के, उसको लेबलिंग लगाना चाहिए कि ये एस्बेस्टॉस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें इतनी क्वांटिटी है, और इसके लिए फिर हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस क्या क्या है। एक्सपोजर लिमिट जैसे हमने पहले भी बताया, पार्ट्स पर मिलियन में या फिर मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में ये एक्सपोजर लिमिट्स उन्होंने देना चाहिए। रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, जैसे अगर आप ये एस्बेस्टॉस को हैंडल करते हैं तो आपको शायद SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर एयर प्यूरिफाइड एयर यूज करना पड़ेगी अगर यहाँ पे आपकी LEV है तो। अगर स्पेशल कुछ आपके पास प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जैसे टॉप टू बॉटम भी कवर आता है जहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस आपके 0 हो जाते हैं, तो आप एस्बेस्टॉस इजीली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वर्क रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल एस्बेस्टॉस यूज होता है, और डिमोलिशन के बाद ये एस्बेस्टॉस की डस्ट यहाँ पे तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे वॉशिंग बाथिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की, अगर आप एस्बेस्टॉस यूज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो कंटेमिनेशन के चांसेस है, चाहे आपके वो शर्ट्स पैंट्स या ट्राउजर सॉक्स शूज या हेयर्स, कहीं पर भी ये कंटेमिनेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वॉशिंग बाथिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। और इसका जो एस्बेस्टॉस यहाँ पे आपके यहाँ पे है, तो डिस्पोज ऑफ फैसिलिटीज के लिए भी आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किए। उसके अलावा जो आप एस्बेस्टॉस यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, उसका मॉडिफिकेशन क्या हो जाता है, और उसका वेस्ट कितना जनरेट होता है, फिर वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है, ये सभी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रखने चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशंस के रिपोर्ट्स आपके पास रहनी चाहिए। जो स्पेशली वर्कर एस्बेस्टॉस हैंडल करता है, जो डिपार्टमेंट में एस्बेस्टॉस रहता है, वो वर्कर के अगर मेडिकल एग्जामिनेशन आपको रिकॉर्ड प्रिजर्व करनी चाहिए। अगर किसी वर्कर ने लंग ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम बताए हैं
या फिर उसको अगर सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर वहां पे एस्बेस्टॉस फाइंड आउट हुआ तो वो रिकॉर्ड्स में लेना चाहिए और उसके बाद में उसमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर मशीन्स पे यहाँ पे एस्बेस्टॉस को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है, जैसे हमने बात की थी कि ये एस्बेस्टोसिस एक डिसीज है, तो इसका नोटिफिकेशन भी निकलना चाहिए, उसका रिलेटेड कुछ एजुकेशन और ट्रेनिंग भी वर्कर्स को और नियर बाय जो पब्लिक है उनको भी देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने एस्बेस्टॉस ओरिएंटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड की है ये कन्वेंशन 162 में। और फिर उन्होंने बाद में जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें उन्होंने स्पेसिफिक बात की थी TWA लिमिट्स के बारे में, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज, क्योंकि ये एस्बेस्टॉस अभी हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन हमको टेस्ट करना या मॉनिटर करना या मेजर करना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप पार्ट्स पर मिलियन में या मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में आप ये मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा उसके जो मशीनरीज या इक्विपमेंट्स या टूल्स हैं उसके लिए जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस उन्होंने रिकमेंडेशंस में प्रोवाइड की, और जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर लेवल्स के लिए भी उन्होंने सैम्पलिंग प्रोसेसेस और मेजरमेंट गाइडलाइंस भी उन्होंने स्पेसिफाई किया था। और फिर इसके सेग्रीगेशन जो है वो वर्क प्लेसेस के, और इसके लिए एस्बेस्टॉस कंट्रोल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आप यूज क्या कर सकते हैं उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशंस में गाइडलाइन प्रोवाइड की। उसके अलावा है कन्वेंशन 170 और रिकमेंडेशन 177, तो ये है सेफ्टी इन द यूज ऑफ केमिकल्स एट वर्क। तो आप अगर केमिकल्स यूज करते होंगे आपके इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, आपके वर्क पे, तो ये कन्वेंशन स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है। जैसे यहाँ पे इवेल्युएटिंग केमिकल्स फॉर देयर हजार्ड्स, तो आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है ये हर एक केमिकल्स के, चाहे वो फायर हजार्ड हो, मैकेनिकल हजार्ड हो, केमिकल हजार्ड हो, एक्सप्लोजन हजार्ड हो, हेल्थ हजार्ड हो या और कोई हजार्ड हो। तो ये केमिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसके ओरिएंटेड हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है केमिकल हजार्ड ओरिएंटेड ये सभी सप्लायर्स को, एम्प्लॉयर्स को और सभी वर्कर्स को आपको देना चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग प्रिंसिपल्स अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं कि ये केमिकल्स कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर इसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या रहते हैं, ऐसे अगर कुछ बातें आपने कुछ फाइंड आउट की है तो आपको अलग अलग केमिकल कंपनीज को भी ये बातें बतानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने फिर कन्वेंशन में स्पेसिफिक गाइडलाइंस कुछ प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने बताया था क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो केमिकल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे अभी कुछ क्लासिफिकेशन, यूएन क्लासिफिकेशन अलग से आता है, यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन आता है, उसमें 9 कैटेगरीज आती है, उसमें भी सब कैटेगरीज रहती है, फिर उसके रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज, सिंबल्स वगैरह आपको पता चल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजर होनी चाहिए। उसके अलावा जो लेबलिंग है और मार्किंग है केमिकल्स की कि ये केमिकल कौन सा है, जैसे अभी हमने बात की कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का आपको वहाँ पे नाम जो है कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम, वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगी, उसका सिंबल यूज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है यानी कि हजार्ड्स, तो ये हजार्ड्स के बारे में भी वहाँ पे लिखना चाहिए कि हजार्ड की वजह से क्या होता है कि प्रिकॉशनरी जो मेजर्स है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये सब डिटेल में अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको ये हर एक केमिकल की मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS आपको तैयार करनी चाहिए। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर ने आपको सप्लाई किए तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज में भी ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे रखने चाहिए, यानी कि जो वर्कर्स, हेल्पर या जो मेन केमिकल हैंडल करते हैं वो लोगों को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये अलग अलग सप्लायर्स या एम्प्लॉयर्स या मैन्युफैक्चरर की ड्यूटीज है जो MSDS हर एक जगह फॉलो करो या फिर क्रिएट करो अगर आपके पास नहीं है। तो ये मेनली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी केमिकल्स आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं, प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसके लिए डिस्पोजल मेथड
और उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ये सभी वर्कर्स को आपको देना चाहिए। तो जो भी केमिकल्स, उसकी प्रॉपर्टी और उसके क्वांटिटी के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रेनिंग यहाँ पे रखनी चाहिए। तो ये कन्वेंशन में उन्होंने डिटेल में गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। उसके अलावा जो रिकमेंडेशन था 177, उसमें उन्होंने फिर थोड़ा एडिशन कर लिया। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स के बारे में, लेबलिंग मार्किंग के बारे में बात की गई थी, इसको थोड़ा सा डिटेल गाइडलाइन प्रोवाइड किया। फिर जो सेफ्टी डेटा शीट थी, MSDS थी, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, उसको उन्होंने केमिकल सेफ्टी डेटा शीट यानी कि SDS या MSDS दोनों भी कह सकते हैं। और उसके अलावा जो एक्सपोजर का मॉनिटरिंग है, यानी कि केमिकल्स अगर आपके एनवायरमेंट में है तो उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ मेथड्स या गाइडलाइंस प्रोवाइड किए। उसके अलावा जो वर्क प्लेसेस में ये केमिकल्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की। और जो हमने मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल सर्वाइलेंस की बात की थी, यहाँ पर भी ये केमिकल के लिए लागू हो जाएंगे। और फिर फर्स्ट एड और इमरजेंसी जो है, अगर केमिकल आपने इनहेल कर लिया गलती से, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट में वो लीक हो चुका है कहीं से, या फिर आपने बाय मिस्टेक वो इंजेस्ट कर लिया, या फिर आपके स्किन थ्रू वो आपके ब्लड में रिएक्ट हुआ, तो उसके बेसिस पे आपकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, उसके लिए मटेरियल्स क्या क्या होनी चाहिए, और इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना चाहिए, और उस हिसाब से वो एक्शंस लेना पड़ेगी। तो ये सब गाइडलाइंस रिकमेंडेशंस में आ गए। फिर कोऑपरेशन जो है एम्प्लॉयर्स का, वो यहाँ पे एम्प्लॉयज को होना चाहिए, वर्कर्स को होना चाहिए, और सप्लायर्स को भी होना चाहिए। और वर्कर को ये राइट है कि वो केमिकल के बारे में ये सभी जानकारी उसको मालूम चाहिए। अगर उसको जानकारी नहीं दी गई तो ये भी उसका राइट है कि वो पूछे, और उस हिसाब से वो केमिकल के जो प्रॉपर्टीज है, उसकी हैंडलिंग टेक्निक है, उसकी इंजीनियरिंग कंट्रोल है या प्रोटेक्टिव मेजर से, ये सभी बातें जो है वो वर्कर्स को मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा है कन्वेंशन 167, सेफ्टी हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये स्पेसिफिक कन्वेंशन है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए है। तो इसमें मेनली क्या होता है, वर्कर का जो सेफ्टी है, क्योंकि ये एक्चुअली पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसको कहते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर नहीं आता था और वहां पे कैसे भी काम चलता था। लेकिन ये कन्वेंशन में यही बात की गई कि जो सेफ्टी है यहाँ पे ये बहुत कम लेवल पे है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर में, तो यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेसेस पहला पॉइंट आया, जिसमें अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना है अलग अलग वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां पे सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो होना चाहिए, रिस्क कम से कम आनी चाहिए, और इंजरीज भी कम से कम होनी चाहिए। इसके रिलेटेड उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहां पे जो मेन एंट्री और एग्जिट जो है वो सेफ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी मटेरियल नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ये पहले हुआ करता था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टील या सीमेंट्स या फिर जो वुडन पार्ट्स या फिर नेल्स वगैरह, ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो कहीं पर भी रहता था और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क होता था। लेकिन अभी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए कि आपका जो एंट्री और एग्जिट जो है, अगर इनकेस इमरजेंसी होता है, इनकेस इश्यूज होते हैं, अगर आपके लिए जाना आना है रेगुलर, तो वहां पे सेफ मीन्स होना चाहिए एक्सेस और इग्रेस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग प्रैक्टिसेस थी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, वो बहुत सारी अनसेफ प्रैक्टिसेस थी, अनसेफ कंडीशंस वहां पे क्रिएट होती थी। इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया है कि आपको स्कैफोल्ड्स और लैडर्स का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे सुटेबल स्कैफोल्ड का मीनिंग क्या है कि आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितने हाइट पे चल रहा है और वो वर्क कितने टाइम का है और वहां पे एग्जैक्टली क्या काम करना है, उस हिसाब से आपको स्कैफोल्ड के जो अलग अलग टाइप्स है उसमें से आपको चॉइस करना चाहिए। और फिर उसका क्लियर मेंटेनेंस रेगुलरली होना चाहिए। उसका अगर रिपेयरिंग या कुछ रिप्लेसमेंट है, उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है ये स्कैफोल्डिंग और लैडर्स में। और फिर ये जो अलग अलग मूवमेंट्स रहती है, जैसे अभी कहीं जगह आपको रेगुलर स्कैफोल्डिंग यूज करना पड़ती है, लैडर्स यूज करना पड़ता है, तो स्कैफोल्डिंग के लिए
व्हील वाले स्कैफोल्डिंग भी आती है, लेकिन उसको लॉकिंग प्रोविजन होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ आपको चेक करनी चाहिए, और जितना टाइम काम है और जितने वेट वो सह सकते हैं उस हिसाब से आपका सेफ्टी फैक्टर भी वहां पे देखना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग लॉज और रेगुलेशंस अगर आपके कंट्रीज में नहीं है तो आपको वो लॉज और रूल्स जो है वो आपको क्रिएट करने चाहिए। और ये सभी जो बातें हैं, स्कैफोल्डिंग की रहो या लैडर्स की रहो या फिर ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स की रहो, उसका इंस्पेक्शन कॉम्पिटेंट पर्सन ने करना चाहिए, यानी कि एक्सपर्ट पर्सन ने करना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस दी गई थी कन्वेंशन में। उसके अलावा उन्होंने बात की थी लिफ्टिंग अप्लायंसेस और गियर की, और ट्रांसपोर्ट, अर्थ मूविंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मशीनरीज इक्विपमेंट और हैंड टूल्स के बारे में। यानी कि ये जब आप लिफ्टिंग अप्लायंसेस वहां पे यूज करते हैं, गियर मैकेनिज्म्स यहाँ पे यूज करते हैं, हेवी व्हीकल्स वहां पे यूज कर रहे हैं आप ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, वो चाहे हैंड टूल्स रहो या पावर टूल्स रहो, तो ये सभी चीजें यानी कि टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या व्हीकल्स आप ये जब यूज कर रहे हैं, चाहे उसमें वो क्रेन्स रहो, हॉइस्ट रहो, डंपर्स रहो या बुलडोजर रहो, रोलर रहो, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहां पे यूज करना पड़ता है आपको। तो ये सभी इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए सेफ्टी प्रैक्टिसेस, सेफ्टी ऑपरेशंस, ट्रेनिंग जरूरी है, और यही आपको फॉलो करना है। तो ये मेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओरिएंटेड उन्होंने कन्वेंशंस की गाइडलाइंस दी थी। उसके अलावा ये कन्वेंशन है 174, तो ये हमने पहले ही बात की थी, प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो ये जो कन्वेंशन आया था ये 174 और रिकमेंडेशन आया था 181 में। तो इसके बारे में हमने पहले बात की थी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताता हूँ। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, स्कोप एंड डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टेट्स एंड फाइनल प्रोविजन। तो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, जहां पे मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स उन्होंने अगर फाइंड आउट किए, यानी कि मेजर हजार्ड इंस्टॉलेशन यूनिट है आपका, ये अगर ऐसा आइडेंटिफाई होता है तो ये आइडेंटिफिकेशन, उसके नोटिफिकेशन, उसके लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स, सेफ्टी रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, ये सब एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी है। और जो अथॉरिटीज है यानी कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, तो उसमें ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, ये अलग अलग जो इमरजेंसी प्लानिंग रहती है ये अथॉरिटीज की अलग अलग ड्यूटीज हैं। और जो भी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान, एसओपीज ये जो उन्होंने बनाई है, तो ये फॉलो करना वर्कर की ड्यूटी है। और ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, ये सुपरवाइज, इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, ये अलग अलग स्टेट के अथॉरिटीज का यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी उसमें भी कन्वेंशन आया था, और उसमें कन्वेंशन में बताया गया था कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसके एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे सेफ्टी मैनेजमेंट है, प्रोसेस सेफ्टी है, मेजर एक्सीडेंट्स है, लेसन है फ्रॉम नियर मिसेस या टेक्निकल और मेडिकल कंट्रोल मेजर्स या सिस्टम। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी चाहिए। क्यों शेयर करनी चाहिए? क्योंकि अगर सिमिलर और मेजर एक्सीडेंट या वही सेम पोटेंशियल की दूसरी इंडस्ट्री होती है तो वहां पर भी ये होने के चांसेस है, और वो रिपीट एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए या फिर प्रिवेंट करना चाहिए, उस हिसाब से वहां पे ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। या रिकमेंडेशन 181 में ये आ चुका है। तो ये कुछ कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन थे जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और हेल्थ ओरिएंटेड। अगर आपको बहुत सारे कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप ILO.org, ये ILO की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसके आप लिंक को जाके ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।